सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ग्रेजुएशन के बाद लाइफ थी उस वक्त आप क्या सोच लेकर चले थे कि इसको आगे कैसे लीड करना है? आपके प्लान्स क्या थे? आपकी मतलब थिंकिंग क्या थी कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे चलना है? ग्रेजुएशन के बाद ऑनेस्टली उस वक्त इतना हम मेंटली ग्रूम नहीं हुए होते. राइट आफ्टर ग्रेजुएशन वी आर स्टिल इन स्टूडेंट माइंड, तो इतना पता नहीं होता. तो एज सच कोई प्लान तो नहीं था, वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो काइंड ऑफ सिचुएशन. तो बस जैसे जैसे हमें ब्रेक मिल गया ग्रेजुएट होते साथ ही, फॉर्चुनेटली. तो बस वहां से जॉब स्टार्ट हुई एंड वी नेवर लुक बैक, और फिर बस काम चलता गया. ऐसा कोई प्लान नहीं था. ये नहीं कि हमने कोई प्लान किया और उस प्लान को लेके हम चले आगे. तो हमारा तो ये था. अब आगे मेरा ख्याल है इस थिंकिंग को थोड़ा चेंज होना चाहिए. क्योंकि अब हमारा डिपार्टमेंट भी क्योंकि पिछले और 15 इयर्स जैसे इवॉल्व हुआ है, तो हम वो पुरानी थिंकिंग को लेके नहीं चल सकते आगे. अब जो है अब आपने बड़ा अच्छा ही एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, क्योंकि यस सर। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सीनियर्स. क्योंकि हमारे टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, इट वाज लैकिंग. तो आप लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसको यूज़ करें फॉर योर बेनिफिट. और आपको, हाँ, क्योंकि हमारे दौर में नहीं था तो हमें नहीं पता था आगे. वी वर लाइक ऑलवेज इनटू माइंड्स के आगे क्या होगा. तो तो दिस सर चीज आपने या कभी कोई सोसाइटी कोई भी नहीं थी आपके टाइम पे? नहीं, सच कोई चैप्टर कोई सोसाइटी ऐसा कुछ भी नहीं था. सर माय क्वेश्चन इज डैट के मतलब आपने पहली जॉब आपकी किस तरह आपने हासिल की, मतलब किसी रेफरेंस के जरिए या किसी कोई ऑनलाइन अप्लाई किया, किस तरह पहले आपने जॉब हासिल की, वो कितने वक्फे के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन आपको मिली जॉब आपकी पहली? Precisely after 2 weeks, I got a job. Um, okay, so our first break was right after 2 weeks of graduation. और आपने बड़ा अच्छा किया सवाल पूछ के. अब क्योंकि आप जैसे सीनियर से इंटरेक्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो जो फर्स्ट जॉब थी वो it was not really a reference, but one of our seniors from 2003 session, he contacted one of our classmates and he said there is a job opportunity in NESPAC. So if you have good grades, you're invited to apply. Uh, so this news, spread all over the place, and all of our class was there for the interview next day. And out of everyone, 10 of us, we got selected for the job. And so there was no such reference. And honestly, it's been how much, 11 years now. I've done like 4 jobs, and none of them was to a reference. It was purely based on merit. That's what said. So next question is कि how was the bond between you and the faculty after the graduation? मतलब Bond आप उनसे between कांटेक्ट में you and the faculty of the faculty. department or the Okay, this is something interesting because I was part of faculty myself. yes, it was So faculty was like my colleagues. So they were my colleagues also. A very good relation with the faculty. Even now, I'm always in contact with them, in touch with them. And whenever I visit Pakistan, in fact, I always try to visit them. I love interacting with young fellows like you. And last time when I was in Pakistan, there in the seminar where I gave a talk on what I've been doing, like on geophysics. So my relationship has been very good, and it will stay like this, and it should stay like this. It always helps because it's not that you're out of university, it means you're totally cut off from the faculty. No. If in future you plan to study more, do your master's or PhD, you always need their references. So uh, if you're leaving university, leave on a good notes. right.
अच्छा सर, जब आपकी पहली जॉब हुई तो पहले मतलब जॉब के कुछ दिन होते हैं ना, ऐसे बंदे को कुछ चीज़ें मुश्किल नज़र आ रही थी, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको मुश्किल आई हो, काफ़ी पेश आई हो, आपने कहा हो कि हाँ मुझे इन पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, पर हमारा केस थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग ऐसे था कि हमारी जो जॉब हुई थी, वी वर 10 क्लास फेलोज hired at the same time by the same company, by the same department, and were sent to the same project. So for us, it was not a job; it was like an adventure. We It was very hard. If I look back from now, back in time, I don't think I'll be able to do such a job again. It was really tough job. लेकिन उसको हमने जॉब नहीं समझा, एक एडवेंचर समझ के चले थे। बाकी जो आपने बात की है, जो चीज़ें टफ लगती हैं, इट्स अ फैक्ट during during your student days, student life, uh, हम अक्सर रट्टा वगैरह लगाते हैं एग्जाम्स पास करने के लिए। लेकिन जब आप जाते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप कहते हैं यार काश मैंने ये चीज़ समझ के पढ़ी होती तो आज मुझे प्रॉब्लम ना होती। इट्स अ फैक्ट बेस्ड Yes. ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये कुछ चैलेंजेस आते हैं ऐसे, और हर एक के साथ आते हैं। ये नहीं कि इफ समवन इज इन गोल्ड मेडलिस्ट ही विल he be doing great in any field, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस आते हैं। मैसेज इसके पीछे यही है कि समझ के चलें फ्रॉम नाउ चीज़ों को। तो ये हाँ, ये एक मैसेज है इसमें। सर आपने फिर इस चीज़ को कैसे कोप किया, जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही थी, कि आपने दोबारा बैक टू स्टडी गए और सारा रिवाइज करके फिर बिल्कुल, इस तरह होता था? इट हैपेंस, यू हैव टू गो बैक टू योर नोट्स। आप ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी से निकल गए, आपने 4 बुक्स पढ़ ली, चलो खत्म काम, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर नॉलेज, योर स्किल्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल आपको पता है चेंजिंग यस सर। every day. So you have to keep your knowledge up to date and keep your skills up to date, learn new, softwares and new technology. So that's how you cope with these challenges. सर ग्रेजुएशन के वक्त कैसा था आपका और फैकल्टी का? क्योंकि हमारे अक्सर कुछ देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई हो जाती है फैकल्टी में, और इस तरह आपका किस तरह का लिंक था? मेरा काफ़ी अच्छा था, मेरा लिंक काफ़ी अच्छा था, अभी भी है। मैं अभी भी सबसे कांटेक्ट में हूँ, अभी भी बात होती है मेरी। कुछ बड़े हमारे अच्छे टीचर्स थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अब दुनिया में नहीं है। लेकिन even at the time of graduation and even after when I was doing job, we used to talk and call each other on occasions, like ईद पे कॉल कर ली, तो ये अच्छा एक बॉन्ड बना बना रहे तो ये अच्छा होता है। तो मेरा अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें तो मेरा काफ़ी अच्छा था सबके साथ। तो सर अब इंटर्नशिप्स की तरफ आते हैं। जी। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ एक इंटर्नशिप ऑफर करता है, एंड वी आर अलाउड टू डू एज मच इंटर्नशिप एज वी कैन। तो हमें किस तरह मतलब प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। अभी हम थर्ड ईयर में, और हमारा यही साल है कि हम लोगों ने मैक्सिमम इंटर्नशिप्स गेन करने, क्योंकि लास्ट ईयर के बाद वी हैव टू हंट फॉर द जॉब, राइट? तो हम किस तरह रीच आउट करें, किस तरह हमें पता लगे कि यहाँ पे इंटर्नशिप हम कर सकते हैं और यहाँ पर कर सकते हैं? मुझे नहीं पता अभी आप डिपार्टमेंट में, क्योंकि पहले हमारे एक होते थे, क्या नाम है उनका, मेरे वो एडवाइजर थे डॉक्टर नसीम आदिल। वो अरेंज किया करते थे, उनके काफ़ी कॉन्टेक्ट्स थे इन इंडस्ट्री। He used to arrange internships for us. I don't know if it's still happening in department or not, but if some faculty member if he takes charge of this thing, I think it will help you guys a lot. Um Contacts, of course, with your seniors who are working in the industry right now. They can help. Use this platform, I would say again. उनसे आप कांटेक्ट में रहें,
because you know they've been working for like 10, 12 years now, so they're all at higher posts. So they are in charge of hiring trainees and internees. उनसे आप कांटेक्ट में रहें, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किए थे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स. आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर और नॉट. मेरा ख्याल 1 साल 2 साल की इंटर्नशिप होती थी. उससे काफ़ी मतलब जब हम ग्रेजुएट हुए थे तब मेरे कुछ क्लासमेट्स ने की थी वो. मेरा ख्याल 1 से 2 साल की होती है एंड देन यू गेट अ गुड चांस टू गेट हायर्ड इन द सेम कंपनी. But for you, I think if you stay in contact with your seniors, they can help you a lot. In Pakistan, I don't know about foreign countries, वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन जो पाकिस्तान में भी कर रहे हैं वो अब माशाल्लाह अच्छी पोजीशंस पे हैं. They can definitely give you a chance to do your internships. सर ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप क्या समझते हैं कि इंटर्नशिप्स कितनी की जरूरी है? They are important to some extent. Like I said, when you start when you start working practically, when you start applying what you have learned over the 4 years, जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो तो आपके जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनसे आपको काफ़ी नॉलेज हो चुकी होती है. वही नॉलेज फिर आप इंटर्नशिप में जाके अप्लाई करते हैं. इंटर्नशिप आप करते हैं तो यू आर काइंड ऑफ इन वर्क एनवायरनमेंट, तो आपको थोड़ी नो हाउ हो जाती है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू ग्रेजुएट. तो अगर बिल्कुल आप राइट यू स्टेप आउट ऑफ द क्लास एंड इनटू द फील्ड, शायद आपके लिए शुरू में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप की होगी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि काम कैसे चलता है और कैसे किया जाता है. दे आर इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, आई कैन नॉट डिनाई दैट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. तो सर आप कितने टोटल इंटर्नशिप्स किए हैं? मैंने टोटल 2 इंटर्नशिप्स की थी. बोथ वर बाय चांस इन ऑयल एंड गैस. मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उस साइड पे था. वो अलग बात है, मुझे जॉब नहीं मिल सकती. तो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप वाज इन OMV. मेरे ख्याल है अब पाकिस्तान they have merged with UEP now, United Petroleum, United Energy something. So my first internship was with OMV. It was for a month, and second one was with Petro Services. They were both. So OMV was an exploration company, and Petro Services is a services company, both in oil and gas sector. It was a really, really good experience for me. मुझे वहाँ पे काफ़ी सीखने का मौका मिला था. सर आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे? आप जब इंटर्नशिप करते होंगे तो उसको जाहिर बात है पढ़ना भी होता होगा, और फाइनल ईयर चल रहे होते हैं तो सिलेबस भी ज़रा टफ हो जाता है, तो उस टाइम आप कैसे मैनेज करते थे? Are you talking about while I was doing internship or इंटर्नशिप एंड ग्रेजुएशन कैसे लेते थे? इंटर्नशिप मोस्टली आपकी समर वेकेशन में होती है, तो उसमें मेरा फोकस वो जॉब पे होता था. वी डोंट रियली स्टडी. अदर देन दैट मैं कोई उस तरह का नहीं था कि मैंने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि इतने बजे उठ के पढ़ना है, इतने बजे. हमने बड़ा एंजॉय किया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए. डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए. If you have discipline in life, it will reflect in everything you do, even smallest of things. Like if you make an assignment, if you have discipline in life, it will reflect in your assignment. Yes. तो अपने टाइम को मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ठीठे बन जाएं. अपने टाइम को एंजॉय करें. यूईटी के ये 4 साल ही वापस नहीं आएंगे. ट्रस्ट मी, आप जब ग्रेजुएट होंगे आप ये 4 साल में सारी जिंदगी याद करेंगे.
So enjoy your time, but give time to your studies also. अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि मेरा ऑयल एंड गैस के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था लेकिन जॉब नहीं हो सकी, तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि क्योंकि अगर हमारा कोई जूनियर इस चीज़ का शौक रखता हो कि मतलब ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, हम्म। तो उसको कौन सा स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स जरूरी है उसके लिए? ओके, आपके सवाल के दो पार्ट्स हैं। पहले कि क्यों नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, बिकॉज बाय द टाइम वी ग्रेजुएटेड देयर वाज अ बिग स्लम्प इन द इंडस्ट्री, देयर वर नो जॉब्स। ये पहला रीजन था। 2009, यस। उसके बाद रिवाइव की ऑयल इंडस्ट्री कुछ टाइम के बाद, लेकिन तब तक हम दूसरी जॉब स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद जब मैंने मास्टर्स किया इन 2017, my master's in geophysics, and in 2016 there was a bad slump, and still oil Yes. industry has not recovered. I don't know if it's a bad luck or a good luck. So somehow I could not enter oil and gas industry. Uh, Second part of your question कि आपको क्या करना चाहिए ऑयल इंडस्ट्री में आने के लिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मे बी अदर्स विल नॉट एग्री, लेकिन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है विच इज हाईली स्पेशलाइज्ड। if you are brilliant and extraordinary, maybe you get a chance. But oil and gas industry, what I have noticed these days, they prefer you to have a master's degree at least. Yeah, I'm talking about my personal experience with oil and gas industry these days. Uh, just एक bachelor's degree करके, because when you do bachelor's, you learn bits of everything. But when you do master's degree, you specialize in a certain field. So if you are doing masters in like geophysics or in geology, for example, you're specializing in a specific field, and that's what oil industry is looking for. Unless you don't have a specialization, it's hard for them to consider you for a job these days. पहले ठीक था, पहले हो जाता था, लेकिन अब now trends are changing and they're preferring masters, even PhDs for oil and gas exploration. But ये जो मैं बात कर रहा हूँ mostly is in exploration companies, because in oil and gas you have exploration and you have services companies. Services companies, yes, you can have a chance. You can go as a wireline logging engineer, completion engineer, drilling engineer. Lekin again, the trend is now changing. If you want to go for an oil and gas job, my suggestion would be to go for a master's degree. तो सर, अगर सपोज किसी ने आफ्टर ग्रेजुएशन बिल्कुल स्टार्ट करना हो एमएससी पे एंड दे प्रेफरिंग टू गो आउटसाइड द कंट्री, तो हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए? You can shortlist some universities based on their ranking in specific subjects. For example, अगर आप जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए, आप देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग अच्छी हैं. You can shortlist some universities like this. When I did my bachelor's, I applied in, I think, 6 universities everywhere: Thailand, Australia, UK, Canada. हर जगह अप्लाई कर दिया था, हर जगह एडमिशन हो गया था मेरा, क्योंकि एडमिशन दे देते हैं because they need money, so they give it admission. It's not a big deal. Big deal is to get a scholarship, which I could not get. So हाँ, ये तरीका है, आप सर्च करें. फिर आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि किस बेस पे आप रिजेक्ट हो रहे थे, जो आपको दे नहीं रहे थे. तो ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, किस बेस पे. अक्सर क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हाउ टू अप्रोच प्रोफेसर, द वन हु इज योर पोटेंशियल सुपरवाइजर.
तो ये काफी ड्रॉबैक है which I think at university level now, since the trends are changing, I think this is something which our teachers and instructors should tell the students how to approach, because at our time we didn't know how to talk to them, you know. Some literally, I will give you real examples. Some would come with an email to say, I have graduated from UET Lahore. I am interested in working with you. Please take me under your supervision. That's it. I've seen these kind of emails. तो अब जैसे हमारे काफी स्टूडेंट चैप्टर्स आगे हुई हैं, आपकी सोसाइटीज बन गई हुई हैं, तो आई थिंक आप आई थिंक यू आर डूइंग, बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट, arrange some seminars, talk to your like seniors who have gone through this process. They can, you know, just give a brief presentation on how to write a research proposal and how to communicate with your potential supervisor. It's very important. ये अगर ट्रिक आपको आ गई, I think you have good chances of acceptance. It was lacking at our time. We didn't know. Even I didn't know how exactly to communicate. Maybe that's why I didn't get a chance. तो ये चीजें बंदा टाइम के साथ साथ सीखता है. Even when I did my master's, it wasn't on scholarship. I was a part-time student. तो scholarship मुझे नहीं मिल सकी. But of course there are ways to improve the way you communicate. से मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जिस तरह हम होते हैं, इवन हमारी जॉब भी होती है तो वापस सिविल का बंदा चला जाता है या माइनिंग का चला जाता है कि ये इंजीनियरिंग बेटर है, और हमने मोस्टली यहाँ पर कह देते हैं कि जियोलॉजिकल का नाम नहीं सुना और सिविल वाले को हायर कर लिया गया, और इस तरह हम अक्सर ये सुनते हैं. तो हमें इस चीज़ को कैसे आगे लेकर चलना है, किस माइंडसेट के साथ आगे जाना है कि हमें वो लोग हायर करें और हम एज अ गुड प्रोडक्ट पाए रहे हैं. मेरा ख्याल है अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है. Now we have a recognition in the industry. पहले वाला, I don't think it's like the same it was in like 15 years ago. अब तो ट्रेंड चेंज हो रहा है. Now they recognize us, especially these multinational companies after नीलम झेलम. क्योंकि जब नीलम झेलम पे there was the main contractor was I think MWH from it's a US firm. वो जब आए थे, they said we don't need civil engineer, we don't need mining engineers, we need geological engineers. From there हमारी recognition बढ़ी थी मार्केट में, और अब जो जॉब्स एडवर्टाइज हो रही हैं वो जियोलॉजिकल इंजीनियर के नाम से हो रही हैं, होना शुरू हो गई हैं. आपने सेकंड क्या बात की थी कि हमें कैसे compete करना चाहिए उन्हें? Yes, sir. अगर वो हमें मिल जाते हैं तो हमें कैसे उनको मतलब आगे जाने में. वही जो मैंने पहले बात की थी, जैसे हमने आप जियोटेक्निकल फॉर एग्जांपल जियोटेक्निकल बात करें तो जितनी डेप्थ में हम पढ़ते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग वो शायद सिविल वाले नहीं करते होंगे. अगेन ये स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन व्हाट यू डू इन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको हमेशा हेल्प देगा जॉब लेने के लिए, लेकिन व्हेन यू डू योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. इट मींस यू आर गेटिंग मोर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. बेशक आपने 4 साल पीछे कुछ भी पढ़ा हो. अब अगर मेरे से पूछे, माय फाइनल ईयर थीसिस वाज इन ऑयल एंड गैस. So if you ask me something about geotechnical, maybe I'm not good at geotechnical as my other fellow who have done their project in geotechnical engineering. So it's all about developing your skills, right, in certain fields. And another thing, you said how we can get into the field. Now that you have these societies and chapters, if I was there, my suggestion would be to bridge a gap between academics and industry, which is very important these days. If you're doing your final year project, instead of doing it, only a group of
students try to involve a professional from the field, right? So yes, to take his guidance. उससे क्या होगा? It will not only help you in academics, it will build your recognition in the industry, right? आपका आप उस प्रोफेशनल जो भी होगा इंडस्ट्री को उसको पता होगा कि ये स्टूडेंट था जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग से, he was brilliant with his work. So you know, it's all about creating your recognition, getting indirectly into the market. उससे and the benefit is when you graduate, so they know you beforehand. आपकी एक recognition होगी इंडस्ट्री में, तो ये आप ट्राई करें कि इस तरह कोलैबोरेशन करें इंडस्ट्री के साथ. इससे यू नो स्लोली आपका यू नो इट विल बिल्ड अप स्लोली. अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर ना काफ़ी इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक यू, तो अगर वो एमएस आप जैसे कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन प्रेफर करनी चाहिए होती है, बल्कि तो उनको किसी अरेबियन कंट्रीज के अंदर जाना चाहिए, अरब ममालिक के अंदर जाना चाहिए, या कहीं से भी यूरोप कंट्रीज के अंदर जाना चाहिए एमएस के लिए? क्या प्रेफर करते हैं आप? क्या आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें? If you're talking about oil and gas specifically, अरब कंट्रीज जैसे अब काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं अरब कंट्रीज़ में. वो पहले कॉन्सेप्ट होता था कि वो अरबियों को क्या आता है, अब ऐसी बात नहीं है क्योंकि I've spent 8 years in Saudi Arabia and if you talk about for example Aramco एक ही कंपनी है, वहाँ पे जो मेजॉरिटी आपको मिलेंगे दे आर PhDs एंड मास्टर्स डिग्री होल्डर्स, देयर इज नो बैचलर्स इन अरामको. शायद कोई एक आधा पुराना हो, बट नाउ दे आर प्रेफरिंग PhDs एंड मास्टर्स डिग्रीज. और जिस यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ, किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, इट्स वन ऑफ द टॉप petroleum schools in the world. You can try for that. If you're applying as an international student, it's free for you. Like they give you scholarship and stipend. This is a good option for you. But you don't have to like limit yourself to, you know, should I go to Arab countries? Just go wherever you get a chance. इसमें आप अपने आप को restrict ना करें कि अगर oil and gas में है तो मैं Arab countries पे जाऊँगा. Just do your search for best universities, best petroleum schools, and apply there. Yeah, don't limit yourself. अच्छा सर, मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि हमारे बहुत से ऐसे सीनियर्स भी हैं जो कि काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप हासिल की हुई है किंग फाहद के अंदर. तो हमारे अगर कोई अभी फ्रेश ग्रेजुएट अगर स्कॉलरशिप हासिल करना हो किंग फाहद के अंदर, तो कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनके ऊपर उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? किंग फाहद के लिए they have requirement of GRE and TOEFL or IELTS. GRE, they require very high grades in your. They have two parts. One is mathematical and one is English. So जो mathematical section है, analytical section से कहते हैं. उसके उनके कुछ set criteria हैं. I think they need 160 in analytical and 140 in English, something like this. I don't remember now. तो ये इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, इवन इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन US स्पेशली, उनकी रिक्वायरमेंट्स है GRE एंड TOEFL की. यूरोपियन कंट्रीज में दे डोंट आस्क फॉर अ GRE एग्जाम. Even in Canada here, they don't ask for a GRE. तो किंग फाहद में अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली आपको GRE तैयारी करनी पड़ेगी. सर, आपने GRE की तैयारी मतलब ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कर ली थी या आफ्टर ग्रेजुएशन आपने सोचा कि अब GRE की ज़रूरत है, अब GRE करना चाहिए? मेरा केस, क्योंकि मैंने I graduated in 2009. Then I worked for 4 years and then I started my master's degree.
तो मेरी जीआरई की जो तैयारी थी वो ड्यूरिंग माय वर्क थी, तो मैं काम भी कर रहा था, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था. It was really hard for me, but somehow I managed to do it. ओके ओके सर, मेरे ना कुछ सीनियर से कांटेक्ट हुआ था, तो मुझे उन्होंने यही मशवरा दिया था. उन्होंने कहा था क्योंकि जीआरई की वैलिडेशन कहते हैं 5 साल तक होती है, तो आपको यही चाहिए कि स्पेशली आप लोगों को थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर स्टूडेंट को चाहिए कि थर्ड ईयर के अंदर एटलीस्ट इसकी तैयारी करके जीआरई दे दिया जाए, क्योंकि उसके बाद ना फाइनल ईयर का भी ज़रा आप पे प्रेशर बन जाता है. तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखते हैं? नहीं, ये अच्छी बात की है. उसका जो प्राइमरी रीजन है, बिकॉज इट्स जीआरई इज बेसिकली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो आपने हाई स्कूल में नहीं बल्कि आपने जो अपने एफएससी, बल्कि एफएससी में भी एडवांस लेवल हो जाता है तकरीबन, मैट्रिक एफएससी और के लेवल की वो मैथमेटिक्स होती है. So when you are already in a study mode in during your graduation year, you know, you still have your concepts fresh in your mind. After you graduate and you start your job, it starts getting stale in your mind. तो बेहतर यही है कि ड्यूरिंग योर स्टडी आप कोई टाइम मैनेज करके इसका दे दें एग्ज़ाम. बाद में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी करने में, लेकिन it's a good idea to start preparing for your GRE and try to give it in like the third or fourth year. If सर you आपने want to जीआरई plan to, yeah. जी. जीआरई की प्रिपरेशन कैसे की? मतलब कोई एकेडमी वगैरह होती है या वैसे खुद ही ऑन बेसिस, ओनली ऑन? नहीं, अली एकेडमी तो नहीं, बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑलरेडी. तो कुछ बुक्स हैं, आई थिंक पेरेंट्स की बुक थी व्हिच आई कंसल्टेड. काफी बुक्स हैं जिससे आप, उसमें आपको भी टाइम एक सेट करना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल प्रॉपर, क्योंकि जीआरई इज नॉट अ पीस ऑफ केक. ऑनेस्टली it's not easy. It's all about time. It's actually easy, but it's all about time management. If you can manage your time and you can answer all the questions on time, for sure anyone at this level, our level, can solve these questions. But it's all about time management. तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और टेस्ट मुश्किल नहीं होता. सिर्फ आपको उस जो बड़ा स्क्वीज उन्होंने किया होता है, मेरे ख्याल है यू हैव 90 seconds टू आंसर अ क्वेश्चन. तो उसमें कभी कभी काफी उल्टे सीधे क्वेश्चंस भी होते हैं विद सो मेनी ऑप्शंस. तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें और टाइम मैनेजमेंट आप उसमें आप उसके मास्टर हो जाएं, तो यू कैन इजीली क्लियर जीआरई. Academic, I don't think it's a personal choice. For me, I don't think it's really required. It's easy stuff. आप books consult करें and you can ace the exam. अच्छा सर, अब तो ये बात काफ़ी कही जाती है ना कि YouTube भी एक टीचर है आपका बहुत बड़ा. तो आपने अपनी जीआरई प्रिपरेशन के लिए कोई YouTube वगैरह से हेल्प ली हो, किसी YouTube से, किसी चैनल से, मतलब यूट्यूबर से? नहीं, उस वक्त मुझे YouTube को इतना पता नहीं होता था. YouTube क्या है. नहीं, मैंने अपने ऐसा नहीं. बुक इज योर बेस्ट फ्रेंड, ऑनेस्टली. आप बुक पकड़ें और उससे आप तैयारी करना शुरू करें, अपने टाइम टेबल सेट करें, एंड इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक. क्योंकि YouTube में ज़्यादा, मेरा ख्याल है अगर YouTube कंसल्ट आप करें, नहीं, डू इट फॉर पॉजिटिव पर्पसेस. YouTube में देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. आप एक लेक्चर खोलें, साथ में आपको एक न्यू बॉलीवुड सॉन्ग, चलो जी, ये प्ले करना शुरू कर दो. उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ऑनलाइन कुछ भी हो. तो जिस डिस्ट्रैक्शन भी है और साथ में एग्जैगरेशन भी बहुत है. YouTube में एक चीज बहुत बढ़ा चढ़ा दी जाती है एकदम. एग्जैजरेशन, और दूसरा हर एक ने तो आजकल चैनल अपना बनाया हुआ. तो आप एक चैनल खोलते हैं, उसमें एक बात हो रही है, दूसरे चैनल खोलेंगे दूसरे, यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड. आप एक बुक लें अच्छी जो मानी हुई है, एंड जस्ट कंसल्ट द बुक. दैट्स माय एडवाइस. अच्छा सर, इसका मतलब बुक्स आप प्रेफर करते हैं. बाकी सर एक नेक्स्ट चीज़ ये कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप अगर एमएस करना चाहते हैं तो फौरन एमएस स्टार्ट कर देना चाहिए, या कुछ वक्फा
फील्ड के अंदर या मार्केट के अंदर थोड़े से ज़रा स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, फिर एमएस के लिए जंप करना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस बारे में? अब डिपेंड करता है आपका शौक किस तरफ है. Like I said, if you are more into oil and gas field, I would say go for masters right away. आजकल का ट्रेंड है, it was different back in 12 years ago. अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइड पे जाना है, I think our bachelor's degree is good enough to land us a good job in construction field. बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें पहले, उससे आप जब मास्टर्स करने जाएंगे आपको थोड़ा इजी भी लगेगा, राइट? क्योंकि आपने काफ़ी कुछ, जब आप प्रैक्टिकली करते हैं काम, हाथ से करते हैं काम, you get to know a lot of things, and when you get back into university or school, it becomes a bit easier for you. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप 1 से 2 साल अगर फील्ड में लगा लें, उसके बाद मास्टर्स करें, तो आई थिंक इट विल बी बेटर ऑप्शन. You can always go for master's degree, and I'm not saying don't go for master's right away. It's a personal choice. बेहतर है थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस ले लें. So the last question is कि आप हमें किस तरह मदद कर सकते हैं in terms of internship or job? Like हमारे डिपार्टमेंट को कैसे फायदा हो सकता है, क्योंकि आप एक सीनियर हैं, you know the platform, you know the students can apply there and here, तो आप इसमें किस तरह मदद कर सकते हैं हमारी? For internships and job, अब problem ये है, I'm right to the west of this entire planet. मैं काफी दूर चला गया हूँ पाकिस्तान से. तो अगर मैं किसी गल्फ कंट्री में होता, मे बी, because right now I'm trying to stand on my feet here, you know, starting a new life here. If I was in the Gulf countries, I would have done something differently. लेकिन अभी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? In terms of job, I don't know how to respond. सर आप बस दुआएं कर दें हमारे लिए. नहीं, दुआएं तो हमेशा हैं. Secondly, I always try to, you know, participate in these kind of events where I get to know young fellows, you know, and try to actually see how our department is evolving over the years. It's a very good feeling. And whenever someone approach me, I try my best to give my time to them, answer their questions. Whenever I visit Pakistan, I meet my, you know, I say colleagues now, my teachers. They actually tell me to share your experience with, you know, young students. Last time they arranged a seminar when I was there. So I try to contribute in some way or the other. अगर आपको किसी को भी, आप में जो भी जूनियर्स सुन रहे हैं अभी, any support you need from me, you're always welcome to reach me. I'm easily accessible anytime. Yeah, that's maximum I can do for now. That's more than enough. Alright, thank you so much sir. Thank you कि आपने स्पेशल टाइम निकाला और वो भी 2 सेशंस किए हमारे साथ. Thank you so much. No problem. It's always a pleasure.